Good afternoon, everyone. Welcome to our YouTube channel, अध्ययन द एफर्ट। ये जो कोचिंग संस्थान है अध्ययन द एफर्ट, ये पिछले 12 सालों से ऑलमोस्ट 12 इयर्स पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। ठीक है, जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं या जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो हमारे यहाँ आके ज्वाइन करते हैं और उनको बेस्ट स्टडी दिया जाता है। क्लियर? हमारे यहाँ ऑलरेडी कुछ बैचेस जो हैं फॉर थर्ड सेमेस्टर बैचेस जो चल रहे हैं, जो 3-4 बैच है, 3 बैच ऑलरेडी आपको चल रहा है कंटिन्यूअस वे में। एक जो हमारा न्यू बैच है, फ्रेश बैच, दैट इज 19 अक्टूबर 2021। हर एक ब्रांच के लिए इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, हर ब्रांच के लिए आपको 19 अक्टूबर 2021 से, याद कर लीजिए ये डेट 19 अक्टूबर, इस डेट से आपको एक फ्रेश बैच शुरुआत हो रहा है हर एक ब्रांच में। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो काइंडली ज्वाइन करें। आपको सब्जेक्ट स्टार्टिंग से बिल्कुल इजी वे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ जो 5 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इन सभी सब्जेक्ट का आपको सेमेस्टर, वेरियस सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको डिटेल स्टडी कराया जाता है। और हर एक ब्रांच में ध्यान दीजिएगा, इस संस्थान की खासियत ये है कि यहाँ पे हर एक ब्रांच में स्पेशलाइज्ड टीचर है। हर एक ब्रांच तो छोड़ दिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको स्पेशलाइज्ड टीचर है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा सब्जेक्ट भी वही टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के जो स्पेशलाइज्ड टीचर है वो आपको डील करेंगे। आपको क्लास में भरपूर नोट्स दे दिया जाएगा, नोट से बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, इतना ये गारंटी है हमारा। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट बचता है तो आप क्लास के बाद टीचर से पूछिए। क्लास के बाद अगर नहीं पूछ पाते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर है हर एक टीचर का, आपको मिल जाएगा, मैनेजमेंट आपको दे देगा। आप व्हाट्सएप पे जो भी आपका प्रॉब्लम है प्रॉब्लम दीजिए, टीचर को टाइम मिलेगा, आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, ये याद रखिएगा, रिमेंबर द डेट 19 अक्टूबर, फ्रेश बैच हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको स्टार्ट कर रहा है। हमारा जो सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, वो सिविल ब्रांच एंड मैकेनिकल ब्रांच, 2 ब्रांच है, सिविल एंड मैकेनिकल, और इन दोनों में कंबाइंड सब्जेक्ट है वो। यानी आपको सिविल में भी पढ़ना है, आपको मैकेनिकल में भी पढ़ना है, और वो सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सोम भी कहते हो। क्लियर? सिविल एंड मैकेनिकल कंबाइंड, जो दोनों को पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, सिविल एंड मैकेनिकल बोथ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्लियर? ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट ऐसा है, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट और वन ऑफ द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑल द सेमेस्टर। आप हर एक सेमेस्टर में जितना भी पेपर पढ़ेंगे उन सभी पेपर में वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। लेकिन आप इसको बिना पढ़े हुए आप फर्दर आगे आपको नहीं पढ़ सकते। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, आप कह सकते हो कि ये क्या है, आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप जब बचपन में पढ़े होगे LKG UKG में, पहले पढ़े होगे ABCD अल्फाबेट, तभी आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय पढ़े होगे। तो यहां सब्जेक्ट जो ऐसा है, इस सब्जेक्ट को आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगा आप आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, क्लास टाइम में आप रेगुलरली पूछिए। ठीक है? चलिए, अब जो सब्जेक्ट शुरू करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल।
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सिलेबस है, आपको सिलेबस हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, सब्जेक्ट मान लीजिए आपका स्टार्ट हो रहा है यहां से, क्लियर। लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, आपको हम यहां से डील नहीं करेंगे, आपको हम यहां से पढ़ाएंगे, क्लियर। करीबन करीबन ऑफलाइन क्लासेस में 6 to 7 आवर्स लगता है आपको यहां इस लेवल से इस लेवल पहुंचाने में, तब आप यहां से सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करोगे, क्लियर। हम क्या कर रहे हैं, आपको यहां बेसिक से आपको यहां तक पहुंचाना है, मेरा काम है, आपको बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, क्लियर। ये जो आप ऑनलाइन वीडियो आप देखोगे, इसमें आपको बेसिक्स जो मिलेगा स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ये मत सोचना कि कहीं गैप से आपको पढ़ाया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, ताकि जो भी बच्चा न्यू बैच आएगा 19 अक्टूबर से, वो बच्चा इसको आराम से पहले बेसिक्स समझ सकता है। बिना बेसिक समझे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे आगे और भी लेंदी लेंदी आपका चैप्टर्स आएगा, वहां फंस जाओगे। तो ये बेसिक्स आपके लिए जरूरी है, क्लियर। चलिए, अब है सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, आपको हम आपको बताएंगे कि जैसे सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किस सवाल उठता है कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या, क्लियर। सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको ज्यादा जरूरी पता होना चाहिए, क्लियर, कि सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हो, क्लियर। वो चीज हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में, उसके लिए डोंट वरी कि सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एम क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हम क्या समझ रहे हैं, वो सब सब चीज आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आप दो टर्म समझिए, दो टर्म, क्लियर। पहला टर्म है डिस्प्लेस्ड, और दूसरा टर्म है डिफॉर्मेशन, क्लियर। फर्स्ट टर्म इज डिस्प्लेस्ड, सेकेंड टर्म इज डिफॉर्मेशन, क्लियर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अलग अलग करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेस्ड, सेकेंड टाइम्स में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डिफॉर्मेशन, या फिर व्हाट इज डिफॉर्म्ड। डिफॉर्मेशन कह दो या फिर डिफॉर्म्ड कह दो, डिफॉर्म्ड, क्लियर। चलिए ध्यान से देखिए, डिस्प्लेस्ड क्या है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। कोई भी एक सरफेस है, क्लियर, वहां कोई भी एक रिजिड बॉडी है, क्लियर। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई बॉडी होगा तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, एम एम मास होगा। मान लेते हैं ये मास आपका 10 kg, कितना है, 10 kg, क्लियर। अच्छा, अगर मास 10 kg है तो क्या आप ये बता सकते हो कि ये जो बॉडी का जो वेट होगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, बिल्कुल, ये क्लास 9th में पढ़े होगा बेसिक। तो वेट सर बिल्कुल नीचे लगेगा, और वो कितना होता है, m/g, m/g, क्लियर। अब आपको मास इस बॉडी का दे रखा है 10 kg, क्लियर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम यहां पे यूज करेंगे 10 समझाने के लिए आपको। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब कोई बच्चा कैलकुलेट करेगा कि वेट इक्वल टू कितना हुआ, मास है आपका 10 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, दैट विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन। यानी वेट कहां लग रहा है, नीचे, 100 न्यूटन। ध्यान दीजिए, आपको हम बेसिक्स बता रहे हैं, क्लियर। डिस्प्लेस पे आएंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको डील कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो कि इस बॉडी में क्या हो रहा है। अब इसका वेट बताइए, 100 न्यूटन लग रहा है डाउनवर्ड। हम क्या किए, इधर एक फोर्स लगाना शुरू किए, फोर्स, एफ फोर्स, क्लियर। अच्छा, ये बॉडी और ये सरफेस के बीच में एक टर्म आता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से। क्लियर? दो सरफेस के बीच में लगता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? अच्छा, अब इस बॉडी को अगर आप इधर फोर्स लगा रहे हो, मान लो फोर्स इधर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो इधर इस डायरेक्शन में, आप क्या बता सकते हो कि यहां पे आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में? बिल्कुल लगेगा। अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा, और कहां लगेगा? दो सरफेस के बीच में, यानी यहां पे। और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ स्मॉल आर। क्लियर? चलिए ठीक। अब एक चीज, अगर ये बॉडी ध्यान दीजिएगा, जब आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, क्लियर, जब आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है? बिल्कुल है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो क्या आप ये चीज समझ सकते हो कि ये बॉडी ना तो अपवर्ड मूव कर रहा है ना तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है? क्लियर? ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड मूव नहीं कर रहा। अच्छा, अगर अपवर्ड डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा तो क्या कह सकते हो कि अगर एक वेट का कंपोनेंट डाउनवर्ड लग रहा है तो एक और कंपोनेंट लगेगा इस बॉडी पे जो कि वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जिसको आप एन से डिनोट करते हो, और ये एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके? वेट की। अगर इक्वल नहीं होगा तो ये बॉडी अप एंड डाउन मूवमेंट करना शुरू कर देगा। इसलिए अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, कौन सा कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन और वेट इक्वल है आपस में। क्लियर? इक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम, ना तो ये अपवर्ड मूव करे ना तो ये डाउनवर्ड मूव करे। उस केस में क्या नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू होगा वो वेट इस बॉडी का इक्वल होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू वेट, और वेट हमने कैलकुलेट कर रखा कितना? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। यार, अपवर्ड फोर्स भी सेम लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और वेट भी सेम लग रहा है, वैल्यू सेम है आपका, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। क्लियर? अब आ जाओ कि जब आप फोर्स लगा रहे थे, ध्यान दीजिए, जब आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो ना, इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। कल रख के बोलोगे सर फोर्स हम इधर से लगा दें, तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको इधर से लगेगा। अगर आप फोर्स इधर से लगाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा, हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इतना याद रखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा। अगर आप फोर्स इधर से लगा रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर से लगेगा। क्लियर? अब आ जाओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। म्यू क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आपको वैल्यू गिवन दे रखेगा। एन क्या है आपका? नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है हमने मान लिया 0.1। मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखेगा, समझाने के लिए आपको बता रहा है 0.1। तब आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? सर म्यू है 0.1 और नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल है कितना? 100 न्यूटन। मल्टीप्लाई कर दो 100, तो ये आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। अब समझो ध्यान से क्या हो रहा है। क्लियर? 10 न्यूटन यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, अगर आप फोर्स इस साइड से लगा रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा, और कितना है उसका मैग्नीट्यूड? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। क्लियर? अब आप हमको एक बात बताओ कि अगर ये फोर्स की वैल्यू आप सपोज दैट 5 न्यूटन लगाए, कितना लगाए? 5 न्यूटन, क्या ये बॉडी मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इधर 5 न्यूटन लगाया, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर कितना लगा रहा है? 10 न्यूटन। यहां देखिए 10 न्यूटन। आप 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हो, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है आपका? 10 न्यूटन। तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा। क्लियर? सिमिलरली अगर इस फोर्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, सपोज दैट 6, 7, 8, 9, आप बढ़ाते जाओ, अगर फोर्स की वैल्यू आपने 10 न्यूटन कर दिया, मान लीजिए फोर्स की वैल्यू आपने 10 न्यूटन कर दिया, अब सिचुएशन क्या हो रहा है वो देखिए। आप इधर से फोर्स 10 न्यूटन लगा रहे हो और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। यानी फोर्स आप इधर से 10 न्यूटन लगा रहे हो और इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स आप लगा रहे हो और इधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। क्या ये आपस में दोनों कैंसिल आउट कर देगा?
बिल्कुल कर देगा। और अभी भी ये बॉडी क्या है, अपने इसी पोजीशन में, यानी बॉडी मूव नहीं कर रहा है। क्लियर, बॉडी मूव नहीं कर रहा है। ठीक। अब जैसे ही इस फोर्स की वैल्यू 10 से एक्सीड करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने फोर्स का वैल्यू 15 न्यूटन कर दिया, 15 न्यूटन। अब देखिए क्या हो रहा है, आप फोर्स लगा रहे हो 15 न्यूटन इधर इस डायरेक्शन इस बॉडी पे, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर से 10 न्यूटन लग रहा है। अब ये बॉडी मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। आप फोर्स लगाए इधर से 15 न्यूटन, क्लियर, और इधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा? 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अब ये बॉडी क्या होगा, चलना शुरू होगा, यानी अपना पोजीशन चेंज करना शुरू करेगा। क्लियर। यहां तक था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, कब ये बॉडी मूव करेगा, ये सब चीज। अब आ जाओ, अगर आप ये सब चीज यहां तक तो आप समझ गए होगे, अब आ जाओ इस व्हाट इज डिस्प्लेस्ड। अब इसको थोड़ा सा हम रब कर रहे हैं। ये बॉडी, क्लियर, हम यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, और ध्यान देना कंडीशन, फोर्स जो है वो ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ग्रेटर होना चाहिए। सपोज दैट आपने फोर्स यहां पे 20 न्यूटन लगा दिया। अब अगर 20 न्यूटन फोर्स लगाओगे, अब बताइए क्या ये बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर अगर आप अभी स्टार्टिंग पोजीशन ए है, तो क्या आप कह सकते हो कि कुछ टाइम के बाद ये बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा और वो पोजीशन कुछ नया ये होगा? यानी ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा? फाइनल पोजीशन। अब अगर फोर्स लगाए, ये बॉडी अपना क्या हुआ, पोजीशन चेंज कर गया। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल पोजीशन ये है, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ सर्टेन डिस्टेंस, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस चला होगा? बिल्कुल चला होगा सर। अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो ये अपना इनिशियल पोजीशन से ये फाइनल पोजीशन यहां पे आया, यानी कुछ डिस्टेंस, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस चला, बिल्कुल चला। अब आ जाओ कि व्हाट इज डिस्प्लेस्ड। जब भी कोई बॉडी अपना इनिशियल पोजीशन चेंज कर जाए, यानी जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे, उस बॉडी को क्या बोलोगे कि बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। फिर से सुनो, डिस्प्लेस्ड क्या हुआ? जब भी कोई बॉडी अपना इनिशियल पोजीशन को चेंज कर जाए, यार इनिशियल पोजीशन ये है पॉइंट ए, क्लियर, और फाइनल पोजीशन है पॉइंट बी, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स डिस्टेंस, क्लियर। तो डिस्प्लेस्ड का डेफिनेशन क्या हुआ? ए बॉडी इज सेड टू बी डिस्प्लेस्ड when it changes its position from initial point to final point। क्या कब बोलोगे कि बॉडी डिस्प्लेस्ड हुआ? when a body changes its position from initial position to final position, then that body is said to be displaced। तो आई होप आपको डिस्प्लेस समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डिस्प्लेस्ड, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए डिफॉर्म्ड। नेक्स्ट है आपका डिफॉर्म्ड। अब आ जाओ कि एक सरफेस है, यहां पे कोई भी एक मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल, क्लियर। इस पे क्या कर रहे हो आप? दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो, दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो, क्लियर। अब अगर दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे आप, ध्यान दीजिएगा क्या होगा आपका। अगर दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो, सपोज दैट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, क्लियर। कुछ टाइम के बाद ये मटेरियल का आप कह सकते हो कि शेप जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो चुका होगा,
यस सर, बिल्कुल होगा। ये पॉइंट हमने माना ए डैश, ये पॉइंट हमने माना बी डैश, दिस इज सी डैश एंड दिस पॉइंट इज डी डैश। क्लियर? यानी जब भी कोई इलास्टिक मटेरियल में आप फोर्स लगा रहे हो, ध्यान देना क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। अब क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहे हो तब क्या ये मटेरियल इलोंगेट होने की कोशिश करेगा, यानी खिंचाएगा। बेसिक अगर हिंदी टर्म में हम जाएं तो क्या ये मटेरियल अपना शेप चेंज करेगा? बिल्कुल करेगा। यार फोर्स लगा रहे हो कैपिटल एफ, क्लियर? इनिशियल जो आपका डायमेंशन था दैट इज ए बी सी डी, फोर्स लगाने के बाद फाइनल डायमेंशन क्या हो गया, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। फोर्स जब हटाओगे तो वापस से इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर? लेकिन जब आप फोर्स लगाए तो ये बॉडी अपना क्या कर दिया, शेप चेंज कर दिया, या फिर आप कह सकते हो कि डायमेंशन चेंज कर दिया। क्लियर? डायमेंशन चेंज कर दिया। तो जब भी कोई बॉडी जिस पे फोर्स लग रहा हो, अगर वो अपना शेप या फिर डायमेंशन चेंज कर जाए तब उस बॉडी को क्या बोलोगे आप, बॉडी इज डिफॉर्म्ड। बॉडी इज डिफॉर्म्ड। जब भी कोई बॉडी है इलास्टिक बॉडी, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, अगर ये अपना शेप चेंज कर जाए, शेप या फिर डायमेंशन चेंज कर जाए, उस केस में क्या बोलोगे कि ये बॉडी क्या हुआ, डिफॉर्म्ड हुआ। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज डिस्प्लेस्ड एंड व्हाट इज डिफॉर्म्ड। एक मिक्स्ड केस आता है, मैं आपको मिक्स्ड केस भी बताता हूं। सपोज दैट ये एक सरफेस है, यहां पे कोई एक बॉडी है, क्लियर, जिसपे सपोज दैट इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 2F और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, क्या ये 2F फोर्स और ये F फोर्स इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना बनाएगा? यहां ध्यान दीजिए, ये 2F फोर्स है और इस डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हुआ, F डायरेक्शन, F फोर्स इस डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, ये जो फोर्स है F फोर्स, ये इस बॉडी को क्या अपना पोजीशन चेंज करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा। आप यहां देखो, यहां पे फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा था, क्लियर? जब एक डायरेक्शन में लग रहा था, इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो ये बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर गया। यहां भी रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स क्या वो F फोर्स है, तो क्या ये अपना बॉडी पोजीशन चेंज करेगा? बिल्कुल करेगा। अब आ जाओ कि बॉडी पोजीशन चेंज करेगा। अब नेक्स्ट है डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड में क्या हो रहा था, दो फोर्सेस लग रहा था ऑपोजिट सरफेस में, क्या यहां भी लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अब ध्यान से देखना होगा क्या, 2F फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लियर? तो बॉडी जो है, क्या आप कह सकते हो कि जो बॉडी कुछ टाइम के बाद इस तरीके से होगा? बिल्कुल होगा। अब ध्यान दीजिए, ये बॉडी क्या हुआ, अगर दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन, क्या ये बॉडी अपना पोजीशन चेंज किया? बिल्कुल किया। अब क्या ये बॉडी अपना शेप चेंज किया? बिल्कुल किया। ध्यान दीजिएगा, यहां कम हो गया इसका डायमेंशन। तो इस टाइप के केस को आप क्या कहोगे कि इस टाइप के बॉडी बोथ डिस्प्लेस्ड एंड डिफॉर्म्ड। ये किस कैटेगरी में आता है? बोथ डिस्प्लेस्ड एंड डिफॉर्म्ड। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज डिस्प्लेस्ड, व्हाट इज डिफॉर्म्ड, एंड एक मल्टीपल केस हो गया कि जब बोथ डिस्प्लेस्ड एंड डिफॉर्म्ड हो रहा है तब। क्लियर? ये बेसिक चीज पढ़ने के बाद अब आ जाओ कि व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एम क्या है। क्लियर? चलिए, देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है, ये
सवाल उठता है कि सर है क्या, एम क्यों है, क्यों पढ़ना है, ये तो बात की बात है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम बेसिक समझते क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दिस एस इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कोई भी मटेरियल का स्ट्रेंथ। आप अगर सिंपल हिंदी भाषा में जाओगे, स्ट्रेंथ मतलब होता है उस बॉडी का कितना ताकत है, कितना वो सह सकता है बॉडी। क्लियर, दैट इज द स्ट्रेंथ। अब इसको समझने के लिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या, आपको एक एग्जांपल लेते हैं। क्लियर, एक एग्जांपल, सपोज दैट कि ये एक फोन है। क्लियर, ये एक मोबाइल है। क्लियर, एग्जांपल कि व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझने के लिए, आप सर एक मोबाइल है, आप कहीं भी कोई भी मार्केट में आप जाते हो एक मोबाइल खरीदने के लिए। क्लियर, वो मोबाइल को क्या बोलता है कि सर कंपनी ने इस मोबाइल को इस तरीके से डिजाइन किया है, सपोज दैट दिस इज मोबाइल, इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर आप इसको 1 मीटर डिस्टेंस से, दिस इज 1 मीटर, एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको समझने के लिए वो बताया जा रहा है कि सर इस मोबाइल को अगर आप 1 मीटर डिस्टेंस से ड्रॉप करोगे तो ये मटेरियल आपका सेफ रहेगा। क्लियर, अब ध्यान दीजिएगा, मोबाइल किसी भी एंगल में गिर सकता है, या तो वो बिल्कुल फ्लैट गिर जाए, वह तो या तो फिर वो डायगोनली गिरे, किसी भी एंगल में गिर सकता है, लेकिन एक जनरल वो रिजल्ट निकालता है कि सर 1 मीटर डिस्टेंस पे ये मोबाइल आपका सेफ है। अब ये जो सरफेस है इस पे भी डिपेंड करता है, एक होता है हार्ड सरफेस, एक होता है सॉफ्ट सरफेस। क्लियर, हार्ड सरफेस कौन सा हो जाएगा, कंक्रीट का जो सरफेस होता है दैट इज हार्ड सरफेस, नेचुरल जो ग्राउंड होता है दैट इज सॉफ्ट सरफेस। क्लियर, तो हो सकता है कि आप अगर अपना मोबाइल बाय द वे अगर आपका ग्राउंड में गिर जाए, नेचुरल ग्राउंड में, तो हो सकता है डैमेज कम हो, लेकिन कंक्रीट में जब गिराओगे तो देयर विल बी डेफिनेटली मोर डैमेज। क्यों, क्योंकि सरफेस क्या है आपका, हार्ड। लेकिन कंपनी क्या कर रहा है कि फॉरगेट अबाउट द सरफेस, वेदर इट इज हार्ड सरफेस और सॉफ्ट सरफेस, एक जनरल कंपनी ने निकाला कि सर 1 मीटर डिस्टेंस पे आप इस मटेरियल को, प्रोडक्ट को आप अगर बाय द वे यहां से गिर जाता है तो ये मटेरियल सेफ है। क्लियर, चलिए अब सवाल है कि ये कंपनी जो है ये 1 मीटर डिस्टेंस लाया कहां से, ये 1 मीटर डिस्टेंस लाया कहां से। अगर इस 1 मीटर को आप समझ जाओगे ना, तब आप समझ जाओगे कि व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अच्छा, कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को डिजाइन करती है, पहले टेस्ट करती है, पहले टेस्ट करती है। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी कार ही बना रही है तो वो टेस्ट करेगी ना, एक्सीडेंटल टेस्ट, कि भाई डिफरेंट एंगल से वो कार जो है वो सेफ है कि नहीं। क्लियर, ताकि जो पैसेंजर उसमें बैठे उसको कुछ हो ना। तो इस मोबाइल को क्या होगा, कंपनी वेरियस एंगल से ड्रॉप करेगी और वेरियस सरफेस पे ड्रॉप करेगी। क्लियर, अब वेरियस सरफेस पे ड्रॉप करेगी और इन सभी करने के बाद, इन सभी को करने के बाद एक सिंपल सा कंपनी इक्वेशन निकालेगी। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो टीम होता है उसका काम होता है कि एक सेट ऑफ इक्वेशन निकाला होगा कि सर वेदर इट इज क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फॉरगेट अबाउट दैट, एक जनरल इक्वेशन निकाला होगा कि भाई उस इक्वेशन की मदद से कुछ डिस्टेंस निकाला होगा कि एस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 मीटर पे ये मटेरियल सेफ है। सेट ऑफ इक्वेशन कुछ निकाला होगा। क्लियर, चलिए सेट ऑफ इक्वेशन की मदद से निकाला होगा। भाई कोई भी चीज डेटा आता है इक्वेशन से ही आता है ना। क्लियर, चलिए अब कुछ इक्वेशन होगा, अब इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट से होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सब्जी लेने जाते हो मार्केट में, एक स्टैंडर्ड आपका रेफरेंस होता है कि 1 केजी का, 1 केजी का बटखरा रहता है कि सर कहीं भी मार्केट में जाओ, कुछ भी आपको आलू लेना है कि 1 केजी के नाप से आप लेते हो। क्लियर, अब 1 केजी उसके लिए क्या हुआ, 1 केजी उसके लिए रेफरेंस लाइन हुआ, रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि 1 केजी जो है वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड रेफरेंस लाइन। इसी के रेस्पेक्ट में मटेरियल को आपको माप के वो दे देता है। आप कपड़ा खरीदने जाते हो, स्टैंडर्ड लेंथ क्या है, 1 मीटर। उसी 1 मीटर के रेस्पेक्ट में आपको कितना कपड़ा लेना है, आप 2 मीटर लो, 3 मीटर लो, जितना लेना है वो 1 मीटर रेफरेंस लाइन से ही मेजर करके आपको दे देता है। यानी कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लाइन आया होगा, तभी तो कोई चीज नाप रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, इस जो प्रोडक्ट है इसका भी कुछ एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होगा।
भाई स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होगा कि ये मटेरियल कितना फोर्स बियर कर सकता है। क्लियर? ये सब चीज कंपनी को ऑलरेडी जब ये प्रोडक्ट बनता है, कोई भी रॉ मटेरियल, वो आपको बता के देता है। क्लियर? सपोज दैट कि इस मटेरियल का कुछ स्ट्रेंथ होगा। क्लियर? मटेरियल का स्ट्रेंथ होगा, उस सभी स्ट्रेंथ को रेफरेंस में रखते हुए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, आप सब्जी ले रहे हो तो केजी आपके लिए रेफरेंस लाइन हुआ, आप कपड़ा ले रहे हो, मीटर आपके लिए रेफरेंस लाइन हुआ। कोई भी मटेरियल जो है इसका भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लाइन होगा, स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट होगा, या फिर स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू होगा। उसी के रिस्पेक्ट में क्या करेगा कंपनी, कुछ सेट ऑफ इक्वेशन बनाएगा। क्या बनाएगा? सेट ऑफ इक्वेशन, कुछ स्टैंडर्ड, ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होगा, कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स की मदद से क्या करेगी, वो सेट ऑफ इक्वेशन निकालेगा, और उस इक्वेशन की मदद से वो एक जनरल वैल्यू निकालेगा कि सर ये 1 मीटर डिस्टेंस जो है, इससे अगर आप इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर रहे हो तो ये मटेरियल आपका सेफ है। क्लियर? आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा। अब आ जाओ, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है? किसी भी मटेरियल का क्या स्ट्रेंथ है अप टू फेलियर पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल आपको फेल नहीं करना चाहिए। कोई भी मटेरियल आप डिजाइन, भाई मोबाइल ही आप खरीद रहे हो तो यूज करने के लिए, डैमेज के लिए, डैमेज तो लोगे नहीं आप। क्लियर? तो क्या किया कंपनी, इस मोबाइल को कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स की मदद से सर्टेन इक्वेशन निकाला होगा, और उस इक्वेशन से उन्होंने एक रिलेशन निकाला कि 1 मीटर डिस्टेंस से क्या ये मटेरियल सेफ है। यही चीज जो 1 मटेरियल है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये क्या है? इस मटेरियल का क्या है? स्ट्रेंथ है कि 1 मीटर डिस्टेंस से ये मटेरियल सेफ है। आप चाहे किसी भी एंगल से इसको ड्रॉप कर दो, ये मटेरियल क्या है? सेफ है। क्लियर? तो आई होप आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लियर हो गया होगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लियर हो गया कि व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब आता है कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एम क्या है। आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका एम क्या है, क्यों पढ़ रहे हो सब्जेक्ट। क्लियर? एम क्या है वो ध्यान से आप देखिए। एम, एम क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का? एम ऑफ strength of material is to derive an expression of deformation, comma, strain, stress under different loading condition, under different loading condition, with respect to standard parameters like elastic प्रॉपर्टीज। क्लियर? ये है इसका एम। क्या है? एम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल is to derive an expression of deformation, comma, strain, comma, stress under different loading condition with respect to standard parameters like elastic properties। अब ध्यान दीजिएगा, elastic properties में आपको चार होता है, चार। फर्स्ट है आपका यंग्स मॉडुलस, सेकंड इज shear modulus, third one is bulk modulus, and fourth one is Poisson's रेशियो। क्लियर? अब इसको आप समझिए एक एक पॉइंट को क्या है।
क्या बोल रहा है, एम इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन। अब आ जाओ कि जो मोबाइल का जो 1 मीटर जो आया वो सर्टेन इक्वेशन की मदद से आया, कहीं ना कहीं तो उसको ड्राइव किया होगा ना, वही डिराइव एन एक्सप्रेशन। क्या हो गया, डिराइव एन एक्सप्रेशन, वही जो 1 मीटर है ना, वही एक्सप्रेशन। क्लियर, एक्सप्रेशन किसके लिए निकालोगे, डिफॉर्मेशन के लिए, स्ट्रेन के लिए और स्ट्रेस के लिए। ये 3 न्यू टर्म है, आपको आगे सारा डिटेल में बताया जाएगा। अभी के लिए आप समझो कि डिफॉर्मेशन निकालना है आपको, स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेस निकालना है अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, लोडिंग कंडीशन। आप जब मोबाइल को जब कंपनी टेस्ट कर रही थी, डिफरेंट एंगल से ड्रॉप कर रही थी, तो वही क्या हो गया, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन होना चाहिए आपका। क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, वहां क्या कर रहे थे आप, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्जी खरीद रहे हो तो 1 kg इज योर स्टैंडर्ड पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़ा ले रहे हो तो 1 मीटर विल बी योर स्टैंडर्ड पैरामीटर्स। तो यहां पे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या है आपके लिए, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, और इसमें 4 होता है, दैट इज यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसंस रेशियो। आपको ये सब सारा चीज डिटेल आगे आपको बताया जाएगा कि ये सब प्रॉपर्टीज क्या है। तो अभी के लिए आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो समझे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, इसका एम क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक एक्सप्रेशन निकालना है, किसी भी मटेरियल का सेफ कंडीशन निकालना है एक्सप्रेशन की मदद से। क्या निकालना भाई, डिफॉर्मेशन निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेस निकालना है अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन और विथ रेस्पेक्ट टू सम इलास्टिक प्रॉपर्टीज, जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज आपका दिया गया। क्लियर, तो आई होप आपको एम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा, एम जब आपको क्लियर हो गया, अब यहां पे आपके लिए कुछ नया टर्म है। कौन सा नया टर्म है, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, लोडिंग कंडीशन, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, क्लियर, एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ये आपके लिए क्या है, न्यू टर्म है। क्लियर, तो एक एक करके आपको सारा चीज बताया जाएगा। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको ये सब सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान दीजिएगा, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस आपको पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लोडिंग कंडीशंस समझना होगा कि भाई डिफरेंट लोडिंग कंडीशन है क्या, और डिफरेंट लोडिंग कंडीशन समझने से पहले समझना होगा कि व्हाट इज लोड, व्हाट इज लोड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टीज। क्लियर, तो आई होप आपको क्लास में आज मजा आया होगा। सब्जेक्ट का एक बेसिक आपको बताया गया कि सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है। उससे पहले आपको बताया कि व्हाट इज डिफॉर्म्ड, व्हाट इज डिफॉर्मेशन, व्हाट इज डिस्प्लेस्ड। क्लियर, ये बताया गया। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बताया गया एक मोबाइल के एग्जाम्पल से। उसके बाद आपको एम बताया गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे कि व्हाट इज लोड एंड व्हाट इज डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। क्लियर, चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।